दंतेवाड़ा ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में हैं जो दंतेवाड़ा के युवा और जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम, जो इतना टफ एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई किया है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ों का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आज इन्हीं से ही जानते हैं। तो इनका मैं पहले इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, इनका परिचय। क्या आप अपना नाम बताइए पहले। जी। तो मेरा नाम ओमजी चौधरी है और मेरे पिता का नाम श्री अतुल चौधरी और माता का नाम श्रीमती प्रेमला चौधरी है। मैं यहाँ दंतेवाड़ा का मूल निवासी हूँ और मैंने अपनी शिक्षा शुरुआती शिक्षा कक्षा एलकेजी से लेकर प्रथम तक सरस्वती शिशु मंदिर से की है और उसके बाद की शिक्षा क्लास 12 तक केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा से की है। तो आपका परिचय के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। और ये अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये एनडीए जिस चीज़ का आप क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं, जी तो ये एनडीए होता क्या है? क्योंकि हमारे कई सारे बच्चे जो दंतेवाड़ा के हैं वो एनडीए के बारे में जानते तक भी नहीं है जी कि ये होता क्या है, इस चीज़ से क्या बनते हैं और इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। तो पहले आप नॉर्मल तरीके से एनडीए क्या चीज़ है, इस चीज़ को बताइए। जी। तो बात करें हम लोग एनडीए की, तो एनडीए का फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ऐसी एकेडमी है जिसे सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस एकेडमी में भारतीय सेना की अर्थात जल थल और वायु सेना के बच्चे जो अफसर रैंक के लिए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इसमें बेसिकली 3 साल की ट्रेनिंग होती है और इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इसके बाद चौथे साल की ट्रेनिंग आपके विभिन्न एकेडमीज़ में होती है। अगर आप आर्मी के में जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में होगी। अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होगी। और अगर आप नेवी में जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग एजिमाला केरला में होगी। तो ये एग्ज़ाम है जिससे आप आर्म फोर्सेस में अधिकारी बनते हैं और ये बहुत सुनहरा मौका देता है आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अच्छा, तो ये मतलब एक मिलिट्री बेस्ड मतलब है, जी मिलिट्री वाला। तो जी इसमें तीनों फील्ड का, जैसे जी। आर्मी, सॉरी, आर्मी हो गया, एयरफोर्स एंड एयरफोर्स, नेवी। नेवी। जी। अच्छा, तो इसमें आपका किस में सिलेक्शन हुआ है कुछ अभी तक? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी थी और मैं हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था। तो मैंने आर्मी की एसएसबी दी थी और मैंने आर्मी के लिए क्वालिफाई किया। अच्छा, तो जैसे कि आप एनडीए के लिए अभी क्वालिफाई हो, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा मोटिवेशन होगा आपके लिए कि किसी को देखकर या आपने कहीं उस चीज़ को सुनकर या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें आपका क्या चीज़ था कि जिससे आप प्रेरित हुए थे कि आपको एनडीए ही करना है? इस चीज़ के बारे में बताएं। तो बात करें हम लोग एनडीए के जाने की मोटिवेशन के बारे में, तो अगर आप दंतेवाड़ा में रहते हैं तो आप वर्दी की अहमियत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और वर्दी का जो योगदान है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उसे आप बखूबी रूप से समझते हैं। तो मेरा बचपन से सपना था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों को प्रेरित कर सकूँ और मेरे लिए हमेशा पैसों से ज़्यादा मूल्य इज्जत का रहा। और साथ ही में मेरे परिवार के मेरे चाचा जी, वो अभी आर्मी में करंटली सर्व कर रहे हैं। तो उनको जो इज्जत मिलती है हमारे परिवार में, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं भी इसी चीज़ में बनना चाहता हूँ, मैं भी आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके चाचा जी है ना, जी और आपको ऐसा मिलिट्री पे ज़्यादा झुकाव था कि मेरे को जी वहीं पे ही जाना है। जी तो जैसे कि ये एनडीए का एग्ज़ाम है, तो इसमें एग्ज़ाम में कैसे आपको पता चलता है, नोटिफिकेशन कहाँ से आता है, मतलब जी कहाँ से मिलता है, कौन सा वेबसाइट है? जी या फिर आपको कैसा उसके लिए मतलब फॉर्म भरना होता है? जी एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल, उन लोगों के लिए क्या फीस होता है? या फिर जी कि क्या उसका फॉर्म भरने का वो जी होता है, स्टेप होता है? ये चीज़ के बारे में आप बताइए थोड़ा। जी। तो हम शुरू करें कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो पहले मैं बताता हूँ कि मुझे एनडीए के बारे में पता कैसे चला। मैंने अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा से ली थी और क्लास 9th में मेरे एसएसटी के टीचर श्री कौशल किशोर शर्मा सर, उन्होंने पहली बार मुझे एनडीए के बारे में बताया था। अच्छा। वह खुद एनडीए की परीक्षा दे चुके थे, परंतु उनका एसएसबी इंटरव्यू नहीं हो पाया था। तो मेरा उस चीज़ में रुचि थी, तो सर को पता चला तो उन्होंने मुझे वहाँ गाइडेंस दी। और अच्छा। उसके बाद मैंने उसकी जानकारी यूट्यूब से और अन्य माध्यमों से ली। तो एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में शुरू करें तो इसका फॉर्म साल में 2 बार निकलता है। 6-6 महीने के अंतराल में ये परीक्षा होती है। एनडीए के फॉर्म की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है ये और ये सभी, किसी भी कास्ट के लिए? जी सभी के लिए सभी के लिए सिर्फ सौ 100 रुपये है। जैसे कि हम अदर एग्जाम्स देखें तो उनकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है, पर एनडीए की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है जो हर कोई भर सकता है। इसका फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट पे आता है और इसका फॉर्म अगर आप इसके पेपर अप्रैल में होते हैं और सितंबर में, तो अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए इसका फॉर्म दिसंबर में आता है और सितंबर वाले अटैम्प्ट के लिए इसका फॉर्म मई में आता है। तो आप फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आपको फिर वहीं से उसकी अधिक जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर यूपीएससी द्वारा। अच्छा, तो ये जैसे आप एग्ज़ाम
किस किस मंथ का बताया आप? जी, एग्ज़ाम सितंबर और अप्रैल मंथ में होता है। तो जैसे सितंबर को अगर एग्ज़ाम देता है कोई जी। स्टूडेंट, जी। तो उसका रिजल्ट कितने महीनों के अंदर आ सकता है? तो हम बात करें एनडीए के एग्ज़ाम की, तो एनडीए की रिटन परीक्षा होती है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो रिटन परीक्षा होने के 15 से 20 दिनों के भीतर आपका रिटन का रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। और रिटन एग्ज़ाम के बाद करीब, जैसे आपकी एग्ज़ाम हुआ सितंबर में, तो आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगा आपका जनवरी में। अराउंड 3 महीने का आपको प्रिपरेशन गैप मिलता है। तो उसमें प्रिपरेशन करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 दिन का प्रोसीजर होता है, उसको आप देने के बाद आपकी अराउंड जैसे सितंबर वाला अटेम्प्ट है, तो उसकी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी अप्रैल के महीने में। अच्छा, तो ये मतलब अराउंड आपकी शुरू से लेके आखिरी तक 6 महीने का कार्यकाल लग 6 जाता है। महीने जी। लगभग। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। 3 महीने इंटरव्यू का समय, और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट, जब आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आती है, उसमें 3 महीने और। ओह, ठीक। तो जैसे कि आपने इतना सब किया कि आपने क्वालिफाई किया, तो उसके लिए एक अच्छा खासा प्रिपरेशन का ज़रूरत पड़ा होगा। जी। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आराम से हो गया, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट देना होता है मेरे हिसाब से ये। नहीं नहीं, एक्चुअल में एनडीए की एज लिमिट रहती है अच्छा। 18.5 ईयर्स एग्ज़ाम देने तक की। और ये एग्ज़ाम आप 12th में ही दे सकते हैं। आप 12th में अपियरिंग हैं तो आप सितंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं। और आमतौर पर एक व्यक्ति को 4 से 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। 4 से 5 अटेम्प्ट। जी। और उसका एज लिमिट होना चाहिए 18.5 ईयर्स। 5। तो जैसा कि ये सब है, तो प्रिपरेशन करना पड़ा होगा, जी। काफ़ी कठिन प्रिपरेशन रहा होगा। जी। तो वो प्रिपरेशन का दौर आपका कैसा था, कि आपने कैसे करके प्रिपरेशन किया? ये आप अपने स्कूली जो पढ़ाई है उन चीज़ों में ही से आपने पढ़ा, या फिर क्या आपको दूसरे बुक्स का यूज़ करना पड़ा? क्या क्या मेथड होता है जिससे कि हम ये एनडीए का एग्ज़ाम है जो बच्चे देख रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकते तो हैं? हम बात करें एनडीए एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही, मतलब इसके क्वेश्चन टफनेस उतनी नहीं होती जितनी जेई मेंस और नीट के लेवल की होती है। पर ये एग्ज़ाम में वैरायटी बहुत होती है। इस एग्ज़ाम में 10 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके अलावा आपके सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट, उसके अलावा जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। तो इसे कवर करना अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। उसके बाद एनडीए एग्ज़ाम की बात करें, तो मैंने खुद जो सितंबर वाला अटेम्प्ट होता है 12th अपियरिंग वाला, वो मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे लगा था कि 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद जब मेरे 12th एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए मार्च में, अप्रैल में ही एनडीए का एग्ज़ाम था, तो मैंने फॉर्म भर दिया था, परंतु इतनी अच्छी प्रिपरेशन ना होने के कारण मैं उसमें पास नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे करना तो यही है, और मैं इसके लिए समय निकालूंगा और ड्रॉप ईयर लूँगा। तो फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में की थी। साथ ही मैंने एडमिशन यहाँ पीजी कॉलेज से भी ले लिया था, तो मेरा बैकअप में बीएससी चल रही थी, और उसके साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था घर पे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन इसकी थी घर बैठ के। और यूट्यूब में डिफेंस वाला एक चैनल है, जो फिजिक्स वाला का एक सब प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन ने सबको अफोर्डेबल बना दिया है, और हर किसी व्यक्ति इसको पा सकता है, पहुंच सकता है। ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बहुत ही आपको अच्छी सुविधा देती है कि आप घर बैठकर अपने हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ सके। तो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पर बात करी जाए, तो आपको सबसे पहले तो इसके लिए एक अपना रूटीन तय करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 10 सब्जेक्ट हैं और सभी को आपको कवर करना है। और आप कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में क्या पूछने वाले जाएगा। तो इसलिए आपको सब करना है, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे पास 3 महीनों का समय था, उस पर मैंने अपनी प्लानिंग की थी, और मैं लंबे गोल्स नहीं बनाता था। मेरा ये था कि मैं सुबह उठा, मैंने रात को सोने से पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे कल इतना कवर करना है। तो उसके बाद फिर मैं अगले दिन किसी भी प्रकार से जैसा मैं कवर करना चाहूँ, पर मुझे अपना गोल पाना है, चाहे मुझे उसके लिए लेट नाइट स्टडी करनी पड़े, ज़्यादा पढ़ना पड़े, जो भी है। मेरा गोल डे वाइज फिक्स होता था, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, पाथ फाइंडर, अरिहंत की, जो कि यहाँ दंतेवाड़ा लाइब्रेरी में भी प्रेजेंट है। तो घर में आप पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन घर में आप एकदम 2-3 घंटे लगातार बैठना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब मैंने मेरे एनडीए रिटर्न एग्जाम्स के पहले के कुछ अंतिम महीने थे, तो फिर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, जिसमें आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा गणित के लिए, 2.5 घंटे, और आपको 3 घंटे जीएटी के लिए। तो उसके लिए मैं दंतेवाड़ा लाइब्रेरी में आता था, यहाँ शांति से मैं मॉक टेस्ट देता था, और उसके बाद अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करता था। तो इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी, और इसकी वजह से मेरा एनडीए रिटर्न क्वालिफाई हो पाया। अच्छा, तो बढ़िया। इसी तरीके से मतलब एक रूटीन बनाना पड़ता है। जी।
तो उसके हिसाब से ही कुछ अगर आप अचीव करना चाहते हो तो वो चीज़ अचीव हो सकता है। जी तो जैसे कि आपने बताया कि आप यूट्यूब से पढ़े थे, जी। तो जैसे यूट्यूब का सब जो भी है जहाँ से पढ़े थे, यूट्यूब में कहाँ जो से? डिफेंस वाला का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और आप पेड भी पढ़ सकते हैं, पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट से पढ़ाई की थी और वो इनफ है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और पाथफाइंडर की बुक में आपको नोट्स क्वेश्चन सब अवेलेबल हैं, आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो वही यूट्यूब से आप जैसे मोबाइल से आप मतलब पढ़ रहे थे, जी तो ऐसा होता है कई सारे बच्चों को कि फ़ोन चलाते चलाते वो दूसरे जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जी। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया में या फिर कुछ और चीज़ों को देखने लग जाते हैं, जिससे कि उनके पढ़ाई का जो फ्लो रहता है वो टूट जाता है। तो आपको कैसे उसमें दिक्कत हुआ, कि क्या आपने उसको नहीं होने दिया, कि क्या किया आपने कि आप फ़ोन से भी पढ़े लेकिन आपने इतना अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई किया? तो इसके बारे में बताइए कि फ़ोन चलाते हुए भी इंसान स्टडी कैसे कर तो सकता बात है? करें फ़ोन की, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन फ़ोन से की थी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ़ोन बहुत बुरी चीज़ होती है। आपके उपयोग के ऊपर है, आप किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। आपने यूट्यूब से पढ़ाई की, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, आप हर जगह उसे अवेलेबल पा रहे हैं, आप घर में बैठकर पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो वो सबके साथ हुई थी, है मेरे साथ भी हुई। पर डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करने का सबसे आसान तरीका है कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है। अगर आपको पता है आपको वो चीज़ क्यों पानी है, तो आपके थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शन होगी, पर आपको पता है कि आपको वो चीज़ अचीव करनी है, तो आप वापस से डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर खुद मेहनत कर जाएंगे। जब आप अपने माता पिता को देखेंगे संघर्ष करते हुए और आप में वो अंदर से होगी इच्छा कि मैं इनको आराम दूं, मैं इनके लिए कुछ करके दिखाऊं, तो वो जो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो अपने आप जाना शुरू कर देती है। और डिस्ट्रैक्शन का भी एक समय होता है। जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप बहुत आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं, जोश के साथ। और जब आप प्रिपरेशन के अंत में, जब 1 महीना बचा होता है, तब आपको थोड़ी टेंशन होने लगती है जी। कि अब तो करना ही है, अब तो टाइम आ गया, अब तो लग जाना है मेहनत करने। तो वो दोनों टाइम पे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको पता है। लेकिन जो बीच वाला समय होता है, जो सबसे लंबा समय होता है, उसी में इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसे देख रहा होता है कि मेरे पास टाइम है प्रिपरेशन का। तो उसी समय इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है और डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितनी आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो आप आत्मविश्वास से इतने भरे होंगे कि आप डिस्ट्रैक्शन को खुद ही दूर कर देंगे। साथ ही मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो मैं जितना कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ व्हाट्सअप पे था ना, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं चलाता था, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को टाइम देना शुरू कर देंगे तो वो कब आपका 1 डेढ़ घंटा खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल रील्स का ज़माना है, रील्स में आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, आप स्क्रॉल करते गए और वो पता नहीं चलता है कब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को काबू में रखें ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। उसके साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए लगातार अपने माता पिता, अपने दोस्तों और भाई बहनों से संपर्क बनाना ज़रूरी है। आप अपनी सारी बातें, अपनी जो भी आपको टेंशन हो रही है या फिर जो भी आपको दिक्कतें आ रही है या जो कुछ आपने अचीव किया है, आप वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपकी चिंताएं भी दूर होंगी। साथ ही में आपका एक जो होता है ना कि इंसान सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है और उसका मन ऊब गया, वो सब भी नहीं होगा, कि उन चीज़ों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे कि आपने ये सारा चीज़ बताया कि फैमिली के साथ भी जी आपको मिलना जुलना चाहिए, तो आपके मम्मी पापा या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जी। वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करते थे? क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का भी एक सपोर्ट होना ज़रूरी है बिल्कुल एक बिल्कुल। छात्र के लिए, कि कुछ अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माँ बाप या फिर परिवार का क्या योगदान था आपको लेकर कि ये एनडीए के एग्ज़ाम से? सबसे पहले तो एनडीए एग्ज़ाम की बात करूं तो मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, मेरे परिवारजनों और मेरे भाई बहनों और दोस्त को देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब की एक कंबाइंड मेहनत थी जिसकी वजह से आज मैं ये अचीव कर पाया हूँ। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इतने सारे संघर्षों के बाद पढ़ाया, इतनी ज़्यादा मेहनत करी मेरे ऊपर, तो उनको देखकर उसके बाद घर में एक शांति प्रिय और अच्छा माहौल देना बहुत जी। ज़रूरी होता है। उन्होंने मुझे काम करने के लिए या फिर कुछ भी ज़रूरतें पड़ती हैं तो वो मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करते थे। घर में मेहमान आए तो वो बाहर के कमरे में बैठे हुए हैं, मैं अंदर के कमरे में पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई करो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और शुरुआत करें एनडीए के बारे में, तो हर माता पिता की तरह मेरे माता पिता ने शुरू में कहा था कि कुछ और देख लो, यूपीएससी कर लो, वो भी बहुत अच्छा है, या फिर कहीं और चले जाओ, वही लाइफ क्यों, थोड़ा जो भी है रीज़न। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब मेरी मतलब इच्छा देखी कि मैं सच में जाना चाहता हूँ इसमें, तो फिर वो भी मान गए धीरे धीरे। और मेरी माताजी तो अभी पूर्ण रूप से नहीं मानी है, पर वो भी मान जाएंगी, इतना भरोसा है। जी। और परिवार में स्पेशली मेरे चाचा, जिनका मैंने बताया कि जो आर्मी में, उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया, क्योंकि मैं यहाँ था तो फिर मार्गदर्शन भी ज़रूरी होता है आपको नई चीज़ों के जानने बारे में। और साथ ही में मेरे चाचा, दूसरे चाचा, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया।
जब भी मैं ऐसे लो फील करता था तो मैं उनसे बात करता तो वो मोटिवेट कर देते थे, और वो ये कहते थे कि मेहनत करना आपके हाथ में है, आप मेहनत करिए, रिजल्ट की कोई दिक्कत नहीं। और हर माता पिता यही चाहता है कि उनका बच्चा मेहनत करे, अगर वो रिजल्ट नहीं भी ला पाएगा तो वो कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा, और सिर्फ उसकी मेहनत देखकर माता पिता खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो जितना आपके घर वाले लोगों ने सपोर्ट किया वो तो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। जी। और एक चीज़ ये जानना चाहूँगा मैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ तो कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े, कुछ आपको छोड़ना पड़ा होगा, या तो दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ा होगा, या फिर कि कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपने कुछ छोड़ा हो इस प्रिपरेशन को लेकर, उस चीज़ों के बारे में बताइए, कुछ जो छोड़े हो आप इस प्रिपरेशन को लेकर खासकर। एनडीए के प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इस प्रिपरेशन ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप सिर्फ पढ़कर उत्तीर्ण नहीं हो सकते। इसके लिए आपको एक आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस ये आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ छोड़ देंगे, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो भी आप इसे पास नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं छोड़ा था, पर ऐसी एक्टिविटी जो मेरा टाइम वेस्ट करती थी, जैसे कि दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना, मैं घूमता था पर एक लिमिट तक। और उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एक्सेस में, तो वो सारी चीज़ें, और फैमिली फंक्शंस में जाना, वो सारी चीज़ें आपको कुछ टाइम तक तो अवॉइड करना पड़ती हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपका मतलब जो एम है, जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, वो इतना बड़ा है, तो उसके लिए कुछ टाइम तो चीज़ों को छोड़ना, कुछ सेक्रीफाइस करना तो बनता है, वो तो वर्थ इट है। और साथ ही में मैं सारे माता पिता को कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो करना चाहें, आप उन्हें वो करने की छूट दें। क्योंकि इंसान जो चीज़ में रुचि रखता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा दिल से मेहनत करेगा, और जब दिल से मेहनत करेगा तब वो उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो आप उन पर कोई भी दबाव ना डालें, आप सिर्फ उनको खुली छूट दें, उनकी मेहनत पर विश्वास रखें, उनका सपोर्ट करें, और वो पक्का आपको अच्छा होके दिखाएंगे। जी, थैंक यू इस सारी चीज़ों को बताने के लिए। और ये एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि अभी आप ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, जी। जो भी आपका कोर्स होने वाला है, जी। तो वो आपका कहाँ पे होने वाला है वैसे? जी, एनडीए की ट्रेनिंग पुणे खड़कवासला में होती है। अच्छा, तो वो कितने टाइम के लिए होगा और आपका पोस्टिंग कब तक होगा, या क्या स्टेप होगा? अभी आप तो क्वालिफाई कर चुके, तो इसके आगे अब क्या स्टेप होने वाला, आपका फ्यूचर क्या है इसके बाद? तो अभी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद जो ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा वो जनवरी से होगा। तो एनडीए की ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों एक साथ चलती है। अच्छा। और ये पूरी चीज़ें 3 साल तक के लिए होती हैं, और टोटल ट्रेनिंग 4 ईयर्स की होती है। तो 3 साल की ट्रेनिंग आपकी एनडीए में होती है, और चौथी साल की ट्रेनिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, कि आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमी, आप जिस भी फील्ड में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहते हैं, आपकी चौथी साल की ट्रेनिंग वहाँ होगी। तो जैसे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ तो मेरी चौथी साल की ट्रेनिंग IMA देहरादून में होगी, और उसके बाद फिर मेरी पासिंग आउट परेड होगी, और उसके बाद फिर मैं ऐसा लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर लूँगा आर्मी को। लेफ्टिनेंट? जी। उस पोस्ट में ही पहले आपका मतलब? जी, वो फर्स्ट इनिशियल ज्वाइनिंग पोस्ट होती है। अच्छा, तो एक और चीज़, बस आखिरी चीज़ मैं यही जानना चाहूँगा जी। कि आप हमारे जो दंतेवाड़ा के, या फिर जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जी। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करें, उन लोगों को कैसा करियर ऑप्शन चॉइस करना चाहिए, और वो कैसे करके अच्छे अच्छे जगह में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में एक मोटिवेशन जो है अपने हमारे जो दर्शक है, जो बच्चे खासकर, उन लोगों को बता दीजिए। अगर आप बात करें मोटिवेशन की और लाइफ में अच्छा करने की, तो एनडीए और इसके अलावा जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, जेई, नीट, इन सब में बच्चे जाना चाहते हैं। और उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपका गोल पता है, आपको पता है कि उस जगह पहुँच आपको कितना अच्छा फील होने वाला है, आपके माता पिता, एक बार बस आप इमेजिन करिए कि आप जो पाना चाहते हैं आप वो पा लिया। तब आप अपने इमेजिन करिए कि आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सब कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, कितना खुश कर रहे हैं, और उस मोमेंट के लिए आप मेहनत करिए। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ था तो उससे पहले मुझे किसी की जानकारी दी थी यहाँ दंतेवाड़ा से, जो जिसने एनडीए वाली फील्ड में गया हो, या फिर जो आर्मी ऑफिसर गया हो। तो मुझे खुद में भी उस चीज़ का था कि मतलब ये थोड़ी बड़ी चीज़ है, मुश्किल होगी काफ़ी, हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या फिर अगर नहीं हो पाया तो मेरे 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा स्ट्रीम। तो काफ़ी डाउट्स आते हैं माइंड में। पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने बड़े रखिए और उसके लिए मेहनत करिए, आप डेफिनेटली उसे पालेंगे, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। बस आप लगातार मेहनत करिए, फोकस्ड रहिए, और अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप को कभी कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए, आप कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कलेक्टर महोदय से और अन्य सरकारी कर्मचारियों से, कि जो कैरियर काउंसलिंग होती है
वो 11th-12th में जनरली हमको दी जाती है। जी। तो मेरा निवेदन है कि अगर वो 9th और 10th से दी जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को ये क्लैरिटी भी पता चल जाएगी कि उन्हें कौन सी ब्रांच में जाना है, उन्हें कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, बायो मैथ्स जो भी लेना चाहें। क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप आर्मी में मैथ्स और साइंस ब्रांच से या कॉमर्स किसी से भी जा सकते हैं। लेकिन आपको एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना है तो आपको पीसीएम ज़रूरी है, आपको मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब में आपको जाना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे कई ऐसे होते हैं जिन्हें करियर काउंसलिंग लेट में मिलती है तो वो एक्चुअल में दूसरी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, फिर उनका सपना अधूरा रह जाता है। साथ में बच्चों को ये ऑप्शन पता चलनी चाहिए कि उन्हें जो बनना है उसके लिए उन्हें कौन सी ब्रांच लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ साइंस ब्रांच बहुत प्रचलित है कि कुछ भी हो, बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो साइंस ले ले और वो पक्का कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर पाएगा। पर डॉक्टर, इंजीनियर, इनके अलावा कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो आपने सही कहा कि जैसे 9th के बाद से लोगों को करियर काउंसलिंग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं भी कई स्कूल गया हूँ, वहाँ पे अगर किसी 11th-12th के बच्चों को पूछा जाए कि अब आगे आप क्या करना चाहते हो, तो वो लोग एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उन लोगों को इसके बाद आगे फ्यूचर में करना चाहिए जिससे कि उन लोग का लाइफ अच्छा हो सके। इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता। और अगर एक अच्छा सब्जेक्ट उन लोग चूज़ करते हैं, पहला तो बेस, क्योंकि अगर बेस अगर सही है तो उसके हिसाब से ही वो अच्छे तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। तो अगर अच्छा सब्जेक्ट वो लेंगे, जिस फील्ड में उन लोगों को जाना है, नॉलेज है और जो चीज़ उन लोगों को इंटरेस्ट दे, तो उस हिसाब से वो सब्जेक्ट को चॉइस करके फिर उसी हिसाब से वो आगे बढ़ें तो ठीक है। नहीं तो क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे बीच में आके वो हड़बड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं कि मैं किस रास्ते में जाऊँ। कई सारे रास्ते होते हैं पर उन लोगों को कोई मार्गदर्शन करने का लोग नहीं रहते। तो इसी वजह से सही आप बोल रहे हैं कि 9th क्लास से करियर काउंसलिंग करने की ज़रूरत तो है। तो ये एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जैसे बोल रहे थे कि कुछ कैसे कैसे ये आर्मी के में जा सकते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे मेरे बात पीछे बैकग्राउंड में कि एक लड़की थी जो कोंडागांव कटे कल्याण की थी, जो कि एनडीए करना चाहती थी और बायो ले चुकी थी। तो उसको नहीं पता था कि मैं अगर एनडीए करना चाहूँगी तो बायो की होना चाहिए जी, मैथ्स जरूरी है उसमें। तो आप बताएंगे कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद भी, या फिर क्या क्या सब्जेक्ट होता है जिससे कि किसी भी आर्मी में जाना हो तो वो एलिजिबल हो सकता है, या फिर किसी भी फील्ड में। तो सबसे पहले बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग जिस एग्ज़ाम को देते हैं वो कहीं ना कहीं नीट है, जिसमें पिछले साल करीब 25 लाख बच्चे बैठे थे। तो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू भी आप आर्मी में जा सकते हैं एज अ डॉक्टर। साथ ही में कुछ बच्चे जो वेटनरी कोर, एनिमल्स में जिनका इंटरेस्ट होता है, तो आर्मी की एक वेटनरी कोर भी है जिसमें आप पशु डॉक्टर बन के भी जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आर्मी में बीटेक की है, आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप उसमें टेक्निकल एंट्री में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडियन आर्मी आपको बहुत सारे मौके देती है जब आप आर्मी और देश सेवा के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा। तो आप अगर ऐसा कभी आपका जो सपना था इंडिया का वो पूरा नहीं हो पाया तो आपके पास आगे सपना है जो अपना सपना पूरा कर सके। और साथ ही में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हार से ना डरें। जैसे मेरा जो एसएसबी इंटरव्यू वो तीसरे अटेम्प्ट में हुआ। मैंने पहले 2 प्रयासों में मैं असफल रहा था। तो पहला प्रयास था उसमें मतलब मैं खुद मान रहा हूँ कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। फिर उस टाइम पे तो आपको बहुत दुख होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और फिर आपका नहीं हो पाया। परिवार वालों को भी दुख होता है, आपको भी दुख होगा, लेकिन उससे समझने की ज़रूरत होती है और आपको समझना होता है कि आपने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। हाँ। जिसको आपको सुधार के वक्त है और जिसके बाद आप सफल हो जाएंगे। तो मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया, उस चीज़ को समझा और उस चीज़ पर काम किया। साथ ही में जैसे हम लोग दंतेवाड़ा में रहने वाले हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ, तो शुरू में मुझे इंग्लिश से भी दिक्कत हुई, पर उसके बाद जो मेरा पहला प्रयास था उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो जो मुझे आगे के 5 महीने मिले, हाँ। मैंने उस 5 महीनों में अपनी इंग्लिश, अपनी जनरल नॉलेज, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। और साथ ही में इंग्लिश आप सिर्फ पढ़ते हैं तो उतना काफ़ी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलने के लिए उसको बोलने की आदत डालनी ज़रूरी है। अच्छा। तो वो चीज़ मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा की। हाँ। दोस्तों से हर कोई बात करता है, तो आपके दोस्त हमेशा आपका भला चाहेंगे, जो अच्छे दोस्त होंगे। तो मैं उनके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू किया। अच्छा। जब आप एक बार बात करना शुरू करते हैं तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है और आप फिर दे देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ इसी माध्यम से अगर आप सफलता से बिल्कुल सफलता के मेहनत करें और असफलताओं से ना डरें। फिर मेरा दूसरा प्रयास था, मैं उसमें भी असफल हो गया, पर उसमें मतलब मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन था कि मैंने पिछले बार से बेहतर किया है और शायद थोड़ी बहुत कुछ गलती रही होगी जिस वजह से नहीं हो पाया है। अच्छा। तो दुख तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा पास, लेकिन फिर नहीं हो पाया।
तो फिर मैंने संभाला अपने आप को, और उसके बाद फिर मैंने फिर से लग गया जो छोटी मोटी कमी थी। अच्छा। और उसके बाद तीसरे प्रयास में मैं सफल रहा। तो आप अपने बस जो गोल है आपका उसको बड़ा रखिए, आपके रुकावटें आएंगी, जो असफलताएं आएंगी, उन पर अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपने परिवार का साथ बनाए रखिएगा, और आप उस चीज़ को ज़रूर सफलता पा लेंगे। बस आप मेहनत करिए, लगन से पढ़ाई करिए, और आप सक्सेस आपके सच में कदम चूमेगी। थैंक यू जी, तो थैंक यू ओम जी, आपका हमारे यहाँ पॉडकास्ट में आने के लिए। जी। और आपने हमसे जो भी चीज़ें बताई उन जी। सारी चीज़ों के लिए भी आपका काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। और हमारे दंतेवाड़ा के जितने भी कलेक्ट्रेट के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की तरफ से भी आपको बधाई हो। और आपका जो आगे का जर्नी है वो बहुत अच्छा बीते, और आप हमारे दंतेवाड़ा का नाम ऐसे ही रोशन करते जाएं। तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद।